Okay, ji, Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone. We have our students here, and a very warm welcome to everyone at the YouTube channel as well. You are watching Talisman Connects, and we will be connecting our topics today with the geography, and in the geography, we'll be connecting the topic of topography, population, and the other different topics with the chapter forestry. Okay, so let's talk about forestry. जैसे कि हमने सबसे पहली बात नेचुरल रिसोर्सेस में देखी थी कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मिलती हैं और कुछ हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज में मिलती हैं। ठीक है, तो हमें कुछ सस्टेनेबल रिसोर्सेज के हवाले से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिलती हैं उसमें फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है। आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास इस रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्री। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट्री, सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है, ठीक है, वो क्या है? वो ये कि फॉरेस्ट्री इज अ प्राइमरी प्रोफेशन। इंसान ने जब जिंदगी शुरू की और उसने जब कुछ काम शुरू किए, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, दीज आर दी प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी प्रोफेशंस जिससे इंसान ने जिंदगी गुजारना सीखी। ठीक है, other than that, what we know about forest in Pakistan, that we have two kinds of forest. Okay, one is the productive forest and the other one is the protective forest. एक हैं जो प्रोडक्टिव हैं, दूसरे हैं जो प्रोटेक्टिव हैं। ओके, तो प्रोडक्टिव कौन से होते हैं और प्रोटेक्टिव कौन से होते हैं, क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव में क्या फर्क है? Yes, guys, you can see सर on the screen as well. सर सर प्रोडक्टिव फॉरेस्ट एक तरह से जहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट वुड जहाँ पे पड़ा हो, जहाँ पे मतलब टूरिज्म भी हो और जहाँ वुड कटिंग होती हो। ओके, ओके, फेयर इनफ। थोड़ा बहुत जहन में सही बात आ रही है। ओके, चलो मैं इसको और इजी करके और इसको इजी करके बता। देखो, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट वो हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट निकल रहा हो या उसका कोई कमर्शियल यूज हो रहा हो। एंड व्हाट आर दी प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट? वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं जो किसी ना किसी चीज से आपको बचा रहे हों। ठीक है, और ज्यादातर उनकी कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं होती, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, उनकी उनकी कोई कमर्शियली वर्थ नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 1/3 ऑफ पाकिस्तान में प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हैं और 2/3 ऑफ पाकिस्तान में प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं एज अ होल व्हेन वी आर डिस्कसिंग दी फॉरेस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट these different things or regarding the forest, तो सबसे पहली चीज हमारे जहन में जो आती है कि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट या प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या काम करते होंगे, तो इनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर प्लांटेड बाय मैन, ठीक है, ज्यादातर, और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जो हैं वो नेचुरली क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो, एक तो फर्क किया गया। दूसरा, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट have the high density and protective forest have less density as they are planted by spacing or linearly। ठीक है, और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हैव हाई कमर्शियल वैल्यू, जैसे मैंने पहले आपको कहा, और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैव लो कमर्शियल वैल्यू। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की एग्जांपल में हमें टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन मिल सकता है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की एग्जांपल में टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन और टू फॉर दी प्लेजेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जो हैं आर प्लांटेड एट द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स and protective forests are planted on the banks of the rivers and around the field। अब यहां पर अगर मैं आपको एक इमेजिनरी मैप बनाने को कहूं, तो उस इमेजिनरी मैप में आप पाकिस्तान का मैप लेकर आए और आप सिर्फ आखिर की दो लाइंस देखें, उसके बाद बात करते हैं। जल्दी से आखिर की दो लाइंस देखो और इमेजिनरी मैप बनाओ, तो क्या जहन में आता है कि कहाँ होगा वो फॉरेस्ट जिसके बारे में बात हो रही है? प्रोडक्टिव किधर होंगे और प्रोटेक्टिव किधर होंगे? जल्दी से बताओ मुझे। सर प्रोडक्टिव हिंदू कुश, हिमालयास और कराकोरम रेंज। जबरदस्त, वेरी वेल डन। एंड व्हाट अबाउट द प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट?
The protective Sir, forest would be alongside the river Indus and other rivers, I think so. ओके गुड, जबरदस्त। इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो मैं आखिर के लिए रोक के रखा हूं, ठीक है, और तब मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। आई लेट यू नो इन अ वाइल, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इंपॉर्टेंस, सोनिया मैं आपको मौका दूंगा बात करने का, बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं इस बात में। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस होगी हमारी इन सारी चीजों की, क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए? कोई 3 एग्जांपल्स, you can view the screen as well as you can go with your heart as well. Sir, Forests firstly, reduce it air will pollution. improve tourism industry. Okay, they provide the scenic beauty, so it can provide the tourism as well, okay, और जो कि इकोनॉमी के लिए बेहतर है, ओके गुड। और So they provide fertile soil. ओके जबरदस्त। और यस जैनब, सोनिया, और क्या चीज हो सकती है? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स भाई। sir, नॉर्थ, अभी सर्दियां हैं, सर्दियां हैं अभी, देखो मैं क्या कर रहा हूं स्क्रीन पे, सर्दियां होती हैं, हम क्या करते हैं? heat. एग्जैक्टली आप अपने हाथ गर्म करने के लिए लकड़ियां जलाते हैं अगर आप नॉर्दर्न माउंटेन्स में रहते हैं। याद है हमने ये बात नॉर्दर्न माउंटेन्स में लोगों के हवाले से पढ़ी थी कि वहां डिफॉरेस्टेशन होती है, और क्यों होती है? क्योंकि लोगों को सर्दी में लकड़ियां जलाकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है वहां, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंस ये भी हो गई। चलो और देखते हैं इसको जल्दी जल्दी भाई। सबसे बढ़ के ये हमें नेचुरल एयर प्रोवाइड करता है, हमारे लिए नेचुरल क्लीनिंग एयर प्लांट है ये। जैसे पावर प्लांट बिजली प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे लिए पावर प्लांट है फ्री का, जो हमारी ऑक्सीजन को साफ और हवा को साफ करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और सारी पोल्यूशन को खत्म करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ। जंगल होते हैं ना भाई, तो जंगल में जंगली जानवर घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा सिक्योर जगह हो गई वो, उनके लिए तो उनका घर है ना। प्लस बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे और डिफरेंट तरह के जानवर हैं, स्पीशीज हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम फ्लड्स ड्राउट्स के हवाले से पढ़ चुके हैं। दे प्रोवाइड द सॉइल इरोजन, ठीक है, दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल को इरोड होने से रोकती हैं वो, ठीक है। जब कभी फ्लड आएगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से ग्राफ्स कर लो, जब कभी फ्लड आएगा, व्हेनेवर वी विल बी हैविंग फ्लड्स कंडीशन, सो जो पानी होगा एक्सेस अमाउंट, वो दरख्त ग्रास्प कर लेंगे और वो जमीन के नीचे ले जाएंगे, तो जो लेवल होगा पानी का वो डिक्रीज हो जाएगा और वो जमीन के ऊपर नहीं रहेगा। आपको पता है जमीन पानी को सक इन करती है, तो जितने ज्यादा दरख्त होंगे उतना ज्यादा पानी सक इन करेगी, एक चीज। दूसरा, अगर दरख्त नहीं होंगे, इफ वी हैविंग डिफॉरेस्टेशन वाला पॉइंट, अगर डिफॉरेस्टेशन हुई होगी, दरख्त नहीं होंगे, तो वो सॉइल बाइंड नहीं हुई हुई होगी जमीन पे, और फिर पानी उसके ऊपर फ्लोट करके आगे निकल जाएगा, तो फिर वो रन ऑफ कर देगा सारी चीजों को, तोड़ता हुआ रोनता हुआ चला जाएगा आगे। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज, ये इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स। पत्ते गिरते हैं जमीन पे और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है जमीन के साथ गिरते। अच्छा, ये फ्लड को रिड्यूस करता है, अभी मैंने वो बात आपको बताई। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल ऑफ दोज एरियाज। फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट एक क्रिएट हो जाता है और लोगों को वहां जॉब्स दी जाती हैं, ठीक है। प्लस सबसे बढ़ के ये वुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है, हमारे यहाँ वुड इंडस्ट्री है, और उस वुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम ये फॉरेस्ट ही करते हैं, ठीक है। फिर टूरिज्म वाला पॉइंट, दे अट्रैक्ट द टूरिज्म बिकॉज ऑफ द सीनिक ब्यूटी, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज एफिडेरा, ठीक है। एफेड्रा, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, डिफरेंट पल्प इस्तेमाल होते हैं, और हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल वुड इस्तेमाल होता है, फर्नीचर में, टिम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है वे, और हमारे पास फर्नीचर्स बनते हैं, टेबल चेयर्स वगैरह वगैरह वगैरह। आपके घर में दरवाजे होंगे, आपके घर में अलमारियां होंगी, वो सारी चीजें इसी वुड से तैयार की जाती हैं। प्लस हमारे पास स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री, हमारे पास जब हम आगे ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री है, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। और वी नो कि हमारे पास एक बड़ी लार्ज अमाउंट की एक इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हमारे पास ये लकड़ी जो इस्तेमाल होती है, जिसको हम वुड कह रहे हैं इस फॉरेस्ट से, ये एग्रीकल्चर में भी बहुत इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर में एक एस्पेक्ट ये है कि हम अपने जानवरों को चार दीवारी में बंद करते हैं, तो वो कोई सीमेंटेड वाली जगह नहीं होती, वो हर्ड्स होती हैं जो लकड़ी से बनी हुई होती हैं, isn't it? ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी अदर पॉइंट्स। बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास कंट्रीब्यूट करती हैं जीडीपी में, क्योंकि ये हमारे पास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो हमारे पास नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, ये पॉइंट हम ट्रेड के हवाले से भी पढ़ेंगे। ठीक है, वुड एंड पल्प की बात हुई, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री के हवाले से, प्लस ये रिस्ट्रिक्ट, अगर हमारे पास अपनी टिम्बर इंडस्ट्री और हमारे पास अपनी वुड इंडस्ट्री मौजूद है, तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा लकड़ी का स्टॉक, जो कि हमारी इंपोर्ट रोकेगा, हमारी रिस्ट्रिक्ट करेगा हमको इंपोर्ट में, और हमारे पैसे जो कि डॉलर में है वो बाहर नहीं जाएंगे। अगर डॉलर बाहर जाएगा तो आपके यहाँ फिर मनी फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, और आपके पास जब ज्यादा लकड़ी होगी तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी कंडीशन इकोनॉमिकली वीक रहेगी, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपकी कंडीशन इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन रहेगी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड as fuel for cooking and heating domestically, both commercially as well. Okay, I hope these points are clear to you. इसमें कोई मुश्किल? नो सर। No, sir. जैनब, सोनिया, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, ये तो वो चीजें हैं जो हमें पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इस फॉरेस्ट के। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि सॉइल पे डिटरमिन करता है। ठीक है, अगर वो बहुत अच्छी है, वहाँ ग्रोथ अच्छी है, तो वहाँ पे हमें पता होगा कि भाई यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, सॉइल का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, रेनफॉल का वहाँ कंसिस्टेंट होना जरूरी है, जहाँ ज्यादा रेनफॉल होगी वहाँ दरख्त ग्रो कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन रीड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, प्लस रेनफॉल वहाँ पे अच्छी कंसिस्टेंट या हाई होनी चाहिए, प्लस टेम्परेचर और सनलाइट, ये आपको ज्यादा पता होगा, आप पिछले कुछ अरसे से साइंस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें आपको टेम्परेचर के हवाले से भी पता है, अगर ज्यादा लो टेम्परेचर होगा तो बहुत स्लो ग्रोथ होगी, अगर अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो जल्दी ग्रोथ होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये वो छोटी मोटी चीजें जो हमें पता है। इसके साथ साथ हमारे पास दो तरह के जो हमारे पास दरख्त हैं, अल्पाइन और कॉनिफॉरस, उसके हवाले से कुछ बातें लिखी हैं, मैं उनको लेटर ऑन डिस्कस जरूर करूंगा। अच्छा, फिर हमारे पास आखिर में एक चीज दी हुई है, एल्टीट्यूड और हाइट। ये बात याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उसमें वेरिएशन होगी कि हमारे पास कौन से दरख्त या कौन सी कैटेगरी ऑफ दरख्त है जो हमें मिलेगी। ठीक है, जितना ज्यादा हमारे पास 4000 मीटर से अबव हमारे पास जितनी रेंज है, वहां पे हमें एल्पाइन मिलता है, जो कि ओनली इन नॉर्थ है। ठीक है, 4000 मीटर्स एंड अबव हमारे पास एल्पाइन के फॉरेस्ट मिलते हैं, these are located in the northern Pakistan. ठीक है, and from 1000 to 4000 meters, 1000 से 4000 मीटर की एल्टीट्यूड हाइट पे, ठीक है, इसका मतलब वेस्टर्न माउंटेन्स की हाइट से लेके नॉर्दर्न माउंटेन से पहले पहले, ठीक है, हमें कौन से मिलते हैं? कॉनिफॉरस मिलते हैं, बोथ नॉर्दर्न एंड इन दी वेस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, ये दोनों देखो ब्रैकेट में लिखे हुए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लेस देन 1000 मीटर्स हमें मिलते हैं सब ट्रॉपिकल, थॉर्न, ड्राई या स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, और आखिर में एक चीज हमें, जिसको हमने शुरू में मेंशन नहीं किया, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, हमें कोस्टल एरियाज के पास मैंग्रोव्स मिलते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज के पास हमें मैंग्रोव्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो तो लेस देन 1000 मीटर्स ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पोटवार प्लेटो के पास भी होते हैं। अच्छा, ये पोटवार प्लेटो के पास जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल और ड्राई थ्रोन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या हमने जब इंपॉर्टेंस की बात की थी तो क्या हमने उसमें प्रोडक्ट्स डिस्कस नहीं किए थे? जल्दी से देखो स्क्रीन पे, व्हाट प्रोडक्ट्स वी कैन हैव फ्रॉम दी फॉरेस्ट इंडस्ट्री।
फॉरेस्ट से क्या निकाल सकते हैं हम प्रोडक्ट्स की सूरत में, यही चीज हम इंपॉर्टेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से देखो। Kindly read these 4-5 points and let me know that these points were covered when we were discussing the importance of the forest, isn't it? Yes. Mostly they are the same thing. हमें टिम्बर मिल रहा है, फायरवुड मिल रही है, माइनर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें मजरी, एफिड्रा, रेजिन, टिम्बर फॉर यूज फॉर पेपर, फर्नीचर गुड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स, फायरवुड है कुकिंग हीटिंग के लिए, ठीक है। फिर वही सारी चीजें आ गई हमारे पास मटेरियल एंड बास्केट वाली, ठीक है, मेडिसिन के हवाले से बात आ गई। फिर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ द टिम्बर ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ वुड, ठीक है जी। और ये स्पोर्ट्स गुड जो है हमारी अब्रॉड भी बहुत जाती है, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये बात तो हम ट्रेड में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोबारा जब उस चैप्टर को देखेंगे तो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव फ्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ओके। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप आमतौर पे जानते हैं, बस इनको नाम देना है, ठीक है, इनकी लेबलिंग आपको समझानी है, ठीक है। फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये है प्लांटिंग ऑफ द ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप इसको एफॉरेस्टेशन कह लें या फॉरेस्टेशन कह लें, पहली बार दरख्त लगाना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। डिफॉरेस्टेशन, दरख्त को काटना। रिफॉरेस्टेशन, काटने के बाद दोबारा लगा देना, ठीक है, रिप्लांटेशन ऑफ द सीड्स आफ्टर दी डिफॉरेस्टेशन और कटिंग और क्लीनिंग, ठीक है। ये तो 3 कॉन्सेप्ट आपके वो हैं जो बहुत आसान है, ठीक है। फॉरेस्टेशन, दरख्त लगाना, एफॉरेस्टेशन दोबारा लगाना, ठीक है, बल्कि पहली बार लगाना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन काट देना, रिफॉरेस्टेशन दोबारा प्लांटेशन कर देना। अच्छा, कॉजेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? अब मैं तुम लोगों को एक हिंट दे रहा हूं भाई, जो प्रोडक्ट्स तुम्हारे बन रहे थे या जो इंपॉर्टेंस थी तुम्हारी, प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंस में दोनों चीजें सिमिलर थी। यस सर। अगर प्रोडक्ट में और इंपॉर्टेंस में सिमिलैरिटीज थी तो क्या उनकी वजह से ही डिफॉरेस्टेशन हो रही होगी? यस सर। भाई अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तभी तो दरख्त काट रहे होंगे ना, क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। जी जी। अब जो Yes, sir. प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस थी तभी हम उसको काट रहे थे, ऐसा ही है। ऐसे ही है। अगर ऐसा ही है तो वहां जो पॉइंट्स थे वही सारे पॉइंट्स रिपीट होने चाहिए कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन में। जल्दी से देखो और बताओ क्या हो रहे हैं। कितने पॉइंट्स हैं ऐसे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है? 2-3 पॉइंट्स हैं जो डिफर करते हैं, बाकी सारे वही हैं। जल्दी देखो। ज्यादा पॉपुलेशन वाला पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों को ज्यादा फूड उगा के देना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। उस ग्रोइंग पॉपुलेशन की सेटलमेंट भी तो हो रही होगी ना, रह भी तो रहे होंगे। तो आपको पता है नॉर्दर्न माउंटेन में ज्यादातर लकड़ी वाले घर बनते हैं, ठीक है, तो लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी का घर बनाएंगे, ठीक है। फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, रोड्स क्रिएट करनी होंगी और सारी चीजें हमें लेवल अप करनी होगी तो हम डिफॉरेस्टेशन कटिंग करेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करेंगे तब भी वहां से सफाई करेंगे, क्योंकि हमें जमीन के नीचे से अगर कोई चीज निकालनी है तो सबसे पहले ऊपर वाला एरिया क्लियर करेंगे ताकि नीचे जाने का राह हमवार हो सके। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे बेसिक पॉइंट हैं जो डिफरेंट हैं। आगे देखो हमारे वही सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। देखो हमारे पास अर्बनाइजेशन है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम फायर फ्यूल वुड्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे एज द एरिया ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स डज नॉट हैव द नेचुरल गैस, सो दे डिपेंड ऑन द कटिंग ऑफ वुड, ठीक है, वो वुड काट के उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ शीप्स एंड हर्ड्स,
ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर अपने जानवरों को चला रहे होते हैं जो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और कुछ ना कुछ खाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो ओवरग्रेज करने की वजह से बिल्कुल ही इरोड कर जाए उस सिचुएशन को। ठीक है। Now the demand of timber in the wood and based on the industries, paper, sports, furniture, ये वही पॉइंट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की कि इम्पोर्टेंस होगी और कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो बेसिक वजह हमारे पास डिफॉरेस्टेशन में भी आएगी। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स वही हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट्स में थे। ठीक है। 2-3 पॉइंट्स हमारे पास डेवलपमेंट के हवाले से, मिनरल्स की डेवलपमेंट हो रही हो तो आप दरख्त काट देंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो तो काट देंगे, कोई अर्बनाइजेशन हो रही हो तो आप दरख्त काट देंगे। तो ये वो 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं rather than the importance and the products. Now, what would be the effects of deforestation? इफेक्ट क्या होगा डिफॉरेस्टेशन का? एक तो मैं वैसे ही बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करिएगा। भाई जितने दरख्त होंगे उतना ज्यादा फ्लड से बचने का फायदा। तो इसको रिवर्स कर दो, अगर दरख्त नहीं होंगे तो उतना ज्यादा बचने का फायदा होगा कि रिवर्स होगी कंडीशन? रिवर्स होगी। इसका मतलब अगर दरख्त नहीं होंगे तो किस चीज का खतरा होगा ज्यादा? फ्लड्स। फ्लड्स का खतरा होगा। ठीक है। और साथ साथ हमारे पास जो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन वगैरह वाला सारा मामला होता है वो भी हमारा हॉल्ट हो रहा होगा। ठीक है। प्लस हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, रिच इन अलूवियम के साथ नहीं रह पाएगी, प्लस सॉइल इरोड हो रहा होगा। ठीक है। इस सॉइल इरोजन की वजह से द कॉन्सेप्ट विच वी विल बी हैविंग इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, इन इरोजन की वजह से ये जो ऊपर सरफेस के ऊपर मिट्टी होती है, जब फ्लड आएगा या बारिश होगी तो वो पानी उस मिट्टी को साथ अपने लेकर जाएगा और वो मिट्टी दरख्त ना होने की वजह से सिल्ट बनकर डैम्स की तरफ या रिजर्वायर्स की तरफ जाएगी। ठीक है। वो डैम्स और रिजर्वायर की तरफ जाएगी जो कि एक्चुअल में हॉल्ट करेगी तुम्हारी एचपी प्रोडक्शन, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मिट्टी भर गई डैम में तो वो पावर जनरेशन में मुश्किल होगी। ठीक है। डैम का लेवल भी इफेक्ट करेगा इससे। ठीक है। फिर जितनी बार फ्लड्स आएंगे उतनी बार डेवस्टेशन क्रिएट हो जाएगी। सो ये बहुत एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है। लो रेनफॉल भी होगी ड्यू टू द लेस ट्रांसपायरेशन। ठीक है। अभी ये बात की मैंने पहले, थोड़ी देर पहले। फिर जब ऐसा होगा तो जो इलाके, जी जी बोले। इस तरह से फिर पोल्यूशन भी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। देखो कुछ होंगे, अब इसको मैं अगर कैटेगराइज करूं, कुछ होंगे जो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, कुछ होगा जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा, कुछ होगा जो डायरेक्ट रेनफॉल से और जमीन से रिलेटेड होगा, कुछ होगा जो इन्वायरमेंटल होगा। इन्वायरमेंटल कौन सा होगा? पोल्यूशन हो सकती है। ठीक है। और फ्लड्स आएंगे और सिल्ट वाला मामला जो है ये फिजिकल मामला है। ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल आपको पता चल गया ये। प्लस जब ग्रेटर डिस्ट्रक्शन होगी तो आपकी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। उस क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से यू कैन बी आउट ऑफ फूड। अगर आपकी फ्लड ने आपके सारी एग्रीकल्चर तबाह कर दी तो यू विल बी आउट ऑफ फूड, और आउट ऑफ फूड होने की वजह से आपको फूड की चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी दूसरे मुल्क से। दैट विल बी एन इकोनॉमिकल डिजास्टर। ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए हमें इस इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कोई सलूशन निकालना होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, जिस तरह के मैं पढ़ाता हूं वही बात दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूं। हम फैक्ट्स देखेंगे और फैक्ट्स के बाद उसका इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है। हमें फैक्ट्स पता है कि कौन कौन से नाम के फॉरेस्ट हैं, उनकी लोकेशन भी अभी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इन अ मिनट और टू, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या है? उनका इम्पैक्ट जब भी होगा वो 3 से 4 तरह का होगा। एक, उससे लोगों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। इम्पैक्ट में क्या चीजें आएंगी? फैक्ट तो फैक्ट है ना, अल्पाइन अल्पाइन है, कॉनिफॉरस है, कहाँ उगता है, जहां उगता है वो फैक्ट है ना, मैं बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हैं।
बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फैक्ट का कोई इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट होते हैं 4 तरीके के जो आपकी ज्योग्राफी के कोर्स में पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखना, सारी चीजें इन्हीं चीजों पे बेस करके आएंगी सवाल में। ठीक है ज़ैनब, ठीक है सोनिया, ठीक है अब्दुल राफे, ठीक है राज, याद रखो लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइफस्टाइल पे। ठीक है, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट लाइफस्टाइल पे कैसा है, लाइफस्टाइल के अलावा इकोनॉमी पे कैसा है, इन दो का हमेशा ख्याल रखेंगे। ठीक है, लाइफस्टाइल का ख्याल रखेंगे, इकोनॉमी का ख्याल रखेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा, इनफैक्ट तीसरा, अगर कोई इंपैक्ट है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही होगी। ओके, जैसे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रॉब्लम। ओके, बट हाउ कैन यू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम? You will have to provide some kind of a solution. The fourth one will be the solution. Lifestyle, economy, problem and the solution. ये 4 चीजें हैं जो तुम इम्पैक्ट में हमेशा अप्लाई करोगे, और हमेशा तुमसे एग्जामिनर इसी तरह पूछने की कोशिश करेगा हर टॉपिक के हवाले से। ठीक है, हर टॉपिक में फैक्ट्स डिफरेंट होंगे तो उनका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन वो इम्पैक्ट अगर रिसोर्सेज के हवाले से है तो कमोबेश बराबर होगा। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूं। जब डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हमें पता चल गए हैं तो सोल्यूशन क्या होंगे, जल्दी से देखो इसके सोल्यूशंस में क्या क्या चीज आएगी। सोल्यूशंस में आएगी कि हम सेलेक्टिव कटिंग करें, बहुत ज्यादा ना करें, कम करें, बड़े दरख्तों को काटें, छोटे दरख्तों को ना काटें। दैट विल बी अ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। या इसके साथ जब हम छोटे दरख्त भी काट रहे हैं या बड़े दरख्त भी काट रहे हैं तो साथ साथ हम रीप्लांटेशन साथ साथ करते जाएं। ठीक है, हैवी मशीनरी का रिस्ट्रिक्ट कर दें जी, छोटे फॉरेस्ट की तरफ ना जाएं, छोटे प्लांट्स को ना काटें, वहां बड़ी मशीनरी ना जाए। रिफॉरेस्टेशन करें ताकि डिफॉरेस्टेशन को कंपनसेट कर सकें। ठीक है, लैंड रिजर्व करें फॉर फ्यूल वुड प्लांटेशन सो दैट एक्सपेंसिव वुड एंड फॉरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर coming years and the other industries or wood industries. Forestation on hill slopes which will reduce the soil erosion. That is a wonderful idea. ठीक है, इससे siltation और flooding में भी फायदा मिलेगा। ठीक है, the other things are we should be encouraging the institutions and bringing the awareness about the benefits of having trees. आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले बिलियन ट्री सुनामी नाम का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। ठीक है, दुनिया भर में पाकिस्तान की उसकी वाहवाह हुई। ठीक है, एंड पाकिस्तान हैज बीन रिगार्डेड एज दी वन ऑफ द मोस्ट बेटर कंट्रीज डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। सो इसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और ये सोल्यूशन एक बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस जब आप इसको रोकेंगे डिफॉरेस्टेशन को और स्ट्रिक्ट लॉज बना के रोकेंगे तो आपके पास एक कानून भी आ जाएगा जिसकी वजह से आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, न्यू एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत सारे दरख्त लगाए गए और उसकी बहुत ज्यादा पजीराई भी हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया उसको ग्लोबली। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास कौन सी चीज है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है। ठीक है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जैसे कि हमने एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन किया। वी आर हैविंग 3 or 4 minutes इन आवर सेशन राइट नाउ, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं भाई। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एक छोटी से कॉन्सेप्ट का नाम है और ये सारा सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट हर चीज में ऐसा ही रहेगा, माइनिंग में भी ऐसा ही रहेगा, फिशिंग में भी ऐसा ही रहेगा और एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही रहेगा। किसी भी चीज को, सस्टेनेबल का मतलब है किसी भी चीज को ऐसा इस्तेमाल करना कि वो मेंटेन रहे। ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्स उसका ऐसा इस्तेमाल करना कि वो मेंटेन रहे, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए आपके पास। ठीक है, तो आप फर्ज करें कि आपके पास बहुत सारे दरख्त हैं, आपके पास एक लैंड है और उसमें बहुत सारे दरख्त हैं, तो अगर आप सारे दरख्तों को एक साथ काट देंगे तो अगले दिन आपको वुड नहीं मिलेगा, यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक। बट अगर आप साल भर में दरख्त काटते रहते हैं, ठीक है, आपने एक महीना दरख्त काटे, फिर अगले महीने दरख्त काटे, फिर अगले महीने दरख्त काटे, या इसको महीनों को सालों में कर दें, तो आप जिस साल दरख्त काट रहे हैं तो उसी साल आप रीप्लांटेशन भी कर दें। जब आप रिफॉरेस्टेशन कर देंगे डिफॉरेस्टेशन के साथ ही, तो जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे
दूसरे साल दूसरे दरख्त को काटने, तो जो पहली बार आपने दरख्त काटे थे वो थोड़े से बड़े हो गए होंगे। इसी तरह ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप आखिरी दरख्त काट रहे होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो सबसे पहले आपने दरख्त पौधे लगाए थे वो एक बड़े दरख्त में तब्दील हो गए होंगे, और यू विल नॉट बी आउट ऑफ स्टॉक रिगार्डिंग योर वुड। तो आपको कभी भी वुड की कमी नहीं होगी। जब भी आप जाएंगे फॉरेस्ट में दोबारा, तो आपको रीप्लांटेशन या रीफॉरेस्टेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ यू विल बी सस्टेनिंग योर फॉरेस्ट। ओके, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है जनाब? आप इसमें सारी जबरदस्त जबरदस्त से आप देखें कि आपके पास कौन कौन से फॉरेस्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कौन से फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनकी दुनिया भर में मांग है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप बाद में फॉरेस्ट लगाएं उसका और बाद में उसको बेच सकें। ठीक है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैतून के पौधे लगाने का इनिशिएटिव लिया। ठीक है, जो ओलिव्स होते हैं, और उनके साथ साथ वो 2-4 और इसी तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बस हमारे पास अभी लास्ट मिनट है। हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रीज आ गई हैं यहाँ पे। इन टाइप्स ऑफ ट्रीज की डिफरेंट फीचर्स एंड एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ जल्दी जल्दी नाम ले देता हूँ ताकि हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अल्पाइन है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के पास मिलता है हमें। ठीक है, फिर हमारे पास कॉनिफोरस है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो बेला है। ये बेला वो है जो कि इरिगेटेड एरियाज में हमें मिलता है। ये नॉट इट इज नॉट वेरी नेचुरल, बट ये ज़्यादातर रिवर्स के साथ चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास मैंग्रोव हैं जो कि कोस्टल एरियाज में होते हैं, और ये कोस्टल एरियाज कौन से हैं? जहाँ हम रहते हैं, कराची के पास समंदर के साथ। ठीक है, और ये फिशिंग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंग्रोव। अच्छा, लास्ट हमारे पास 30 सेकेंड है। सब ट्रॉपिकल ड्राई, ये वाले हमारे पास थॉर्न वाले जो हैं ये भी हैं। और सबसे आखिर में हमारे पास इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं। ये इरिगेटेड फॉरेस्ट वहाँ होंगे जहाँ पे हमारे पास इंडस प्लेन्स के पास जहाँ दरिया हैं, ये उस जगह पर होंगे, और बेला भी दरिया के पास ही होता है। हमारा आखिरी सेशन इस वक्त ये ख़त्म हो रहा है। मैं ये रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर सर। Allah Hafiz, sir. Take care.